गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको ज्योग्राफी में अध्याय 4 वैश्वीकरण जो चैप्टर है वो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। तो पढ़ने से पहले हम सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि आप लोग एक अच्छा सा रजिस्टर और पेन ले लें। जितनी सारी जानकारी हमारे द्वारा आपको दी जाए वो पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते जाएं, ताकि आप अपने घर पर वीडियो देखने के बाद भी अच्छे से पढ़ सके। और ये चैप्टर हम आपको वैश्वीकरण पढ़ाने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा आपको अच्छे ढंग से आ सके। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाए, रजिस्टर पेन आपके हाथ में हो, और पढ़ाने के दौरान आप जितनी सारी चीजें मैं खुद बताऊं या जो ब्लैक बोर्ड पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट हो, तभी आप जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो अब बात करते हैं वैश्वीकरण की। आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगभग 3 चैप्टर हमने आपको क्लास में पढ़ा दिए थे। तो चौथा चैप्टर हमारा आपको चालू करने जा रहे हैं कि वैश्वीकरण। एक बात और बता दें, ये जो यहाँ पर वैश्वीकरण आपको पढ़ाया जा रहा है वो क्लास 9 और 10 दोनों क्लास के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, दोनों क्लास के लिए नेसेसरी है। तो 3 चैप्टर में पढ़ा दिए थे, चौथा चैप्टर हम वैश्वीकरण आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इससे सबसे पहले समझते हैं कि वैश्वीकरण होता क्या है। वैश्वीकरण होता क्या है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैश्वीकरण को हम भूमंडलीय के नाम से भी जानते हैं। शायद आपको अब समझ में आ गया होगा कि वैश्वीकरण को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भूमंडलीकरण। इसकी डिफिनीशन को हम डिफाइन करने से पहले हम आपको 3 लोगों की कहानियां सुनाते हैं। उस कहानी को आप सुनिएगा, आप ऑटोमेटिक जो है ये वैश्वीकरण आपको समझ में आ जाएगा। तो 3 लोग कहानी क्या है? 3 लोग थे। पहले थे रामधारी, दूसरे थे राकेश, तीसरे थी सारिका। तो सबसे पहले कहानी हम आपको राकेश की सुनाते हैं। राकेश अमेरिका रहने वाले इंडिया के थे। अमेरिका में एक कॉल सेंटर में काम करते थे। इंडिया में रहने के बावजूद अमेरिका के कॉल सेंटर में जब वो काम करते थे तो वहां की जो लैंग्वेज थी उसके ढंग से वो वहां पर काम करते थे। 12-13 घंटा काम करते थे। जिस व्यक्ति की कॉल आती थी उसको अटेंड करते थे, उसको उसी की भाषा में जवाब देते थे। और जब कभी वो भारत आते थे तो वहां की जितनी सारी एक्टिविटी होती थी यहाँ के लोगों को भी अवगत कराते थे कि मैं वहां पर इस ढंग से काम करता हूँ या ये सारी चीजें आपको बताता हूँ। उसके बाद बात करते हैं रामधारी की। तो रामधारी जो थे, रामधारी की एक छोटी सी लड़की थी, उसका बर्थडे था। ध्यान से कहानी सुनिएगा, ये वैश्वीकरण से ही जुड़ी हुई कहानी है। तो रामधारी की एक छोटी सी लड़की थी, उसका बर्थडे था। तो उस लड़की ने रामधारी से अर्थात अपने पिता से जिद की कि पिता मुझे एक साइकिल चाहिए। पिता ने सोचा लड़की ने बर्थडे पर साइकिल मांगी है तो लड़की को साइकिल हम ला के दे दें। पिता जो है सीधे बाजार पहुंचे, मार्केट गए, वहां पर जो है बहुत सारी दुकानों पर गए, वहां पर साइकिलें देखी। तो रामधारी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मुझे एक ऐसी कंपनी की साइकिल मिल जाए जो सस्ते दामों पर भी मिले और जो है अच्छी क्वालिटी की भी हो। उन्होंने क्या किया, एक चाइनीज कंपनी की बनी हुई साइकिल को खरीदा जो क्या थी, सस्ती भी थी और देखने में भी अच्छी थी। उसके अलावा बच्ची ने दूसरा प्राइज भी मांग दिया कि पापा हमें एक बेबी डॉल भी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक बाजार में गए, दुकान पर गए, वहां पर एक बेबी डॉल, एक गुड़िया देखी जो अमेरिका की बनी हुई थी, उनको अच्छे दामों पर मिल गई और बहुत अच्छी थी, टिकाऊ थी, उन्होंने उसको भी ले लिया। उसके बाद हम कहानी को चलते हैं सारिका। सारिका एक संयुक्त परिवार से जुड़ी हुई लड़की थी जिनका एक ही सपना था कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, पहले अपने कंट्री में पढ़ाई करें, उसके बाद उनका एक सपना था कि मैं फॉरेन जाऊं, विदेश में पढ़ूं और विदेश से तालीम हासिल करके मैं अपने देश में भी वहां की संस्कृति को लाऊं और अपने देश को वहां की संस्कृति, वहां के कल्चर के, वहां के रहन सहन के बारे में अवगत कराऊं।
तो इससे क्या क्लियर होता है कि जो राकेश, रामधारी और सारिका, इन तीनों की कहानी से ये साबित होता है कि तीनों व्यक्ति संस्कृत, वस्तुओं और रहन सहन के आदान प्रदान के बारे में, ठीक है, हमें अच्छे ढंग से कहानी के बारे में बता रहे हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण कहते हैं। यहां पर हमने वैश्वीकरण को अपने शब्दों में लिखा है, या इसकी डिफिनेशन है अपनी अर्थव्यवस्था को। जरा ध्यान दीजिएगा, फिर हम कहानी को फिर से चलते हैं कि वैश्वीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि वैश्वीकरण क्या। वैश्वीकरण में हम अपनी अर्थव्यवस्था को, अर्थात जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, ये चैप्टर देखिए, ये वर्ड यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से, यानी अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। यानी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, इसे हम विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ें, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ये जुड़ता कैसे, अर्थात ये मिलती कैसे, अभी उसके बाद बताएंगे। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा वस्तुओं के, रहन सहन के या संस्कृत के आदान प्रदान की क्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं, आप लिख लीजिए, मैं आराम से बोल रहा हूं, सुनिए जाइए। व्यक्तियों के, व्यक्तियों के द्वारा वस्तुओं के, सेवाओं के या आचार विचार के आदान प्रदान की क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम वैश्वीकरण कहते हैं। अब इसको हमने भी कहानी में बताई थी। तो रामधारी का, राकेश का क्या सिस्टम था, राकेश काम वहां करते थे लेकिन वहां की सारी चीजें यहाँ बताते थे। अगर राकेश अमेरिका में काम ना करते तो वहां के कल्चर के बारे में अमेरिका यहाँ नहीं बता पाते। अर्थात इन्होंने क्या किया, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ वहां की चीजों को यहाँ और यहाँ की चीजों को वहां उन्होंने आदान प्रदान किया। इससे क्या हुआ, दोनों देशों के कल्चर को अच्छे से मालूम हुआ। दूसरा क्या था, रामधारी ने जो वैश्वीकरण के माध्यम से, अगर वैश्वीकरण ना होता तो चीन की जो साइकिल थी वो हमारे यहाँ नहीं होती, अर्थात चीन से हम अलग होते और चीन की साइकिल यहाँ नहीं होती, और रामधारी अपनी लड़की को उसके बर्थडे पर एक अच्छी सी साइकिल या अमेरिकन बेबी डॉल नहीं दे पाते। ये वैश्वीकरण के माध्यम से ही पॉसिबल है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जो सारिका थी उनका सपना था फॉरेन में पढ़ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ना। ये कब संभव है, जब हमारे अंदर वैश्वीकरण होगा, अर्थात हमारा देश किसी दूसरे देश से जुड़ा होगा, तब हम यहाँ से जाएंगे दूसरे देश में पढ़ पाएंगे। तो ये क्या है, ये वैश्वीकरण के माध्यम से आता है। और वैश्वीकरण की दूसरी डिफिनेशन हमने बता दी कि जो है विचारों के, वस्तुओं के और संस्कृत के आदान प्रदान की क्रिया को हम वैश्वीकरण कहते हैं। अब बात आती है, यहाँ पर डिफिनेशन की है कि अर्थव्यवस्था दूसरे अर्थव्यवस्था से जोड़ना भी कहलाता है। इधर देखते हैं इसके उद्देश्य क्या होते हैं। वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, हमारा देश अनेक देशों के साथ वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। आप चाहे चीन ले लें या अमेरिका ले लें, जैसा कि उदाहरण बताते हैं, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हमारा भारत अमेरिका से मक्का आयात कर लेता है, मक्का निर्यात करता है। हमारा भारत क्या करता है, अमेरिका से मक्का निर्यात करता है। सभी को मालूम है अमेरिका में मक्का जो है विश्व में सबसे ज्यादा पैदा होती है। तो क्या करता है इंडिया, यहाँ मक्का उतनी पैदा नहीं होती है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया अगर ना होती और हम अमेरिका के निकट ना होते तो क्या हम मक्का वहां से मंगा सकते, और अगर वहां से मक्का ना मंगा सकते तो हमारे देश के लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती। तो अब बात करते हैं इसके उद्देश्य क्या है। पहला जो वैश्वीकरण जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका पहला उद्देश्य, 3 उद्देश्य नहीं लिखे हैं। पहला जो आर्थिक समानता, यानी वैश्वीकरण में जब दो देश आपस में जुड़ते हैं तो उनका पहला जो
पहला उद्देश्य होता है आर्थिक समानता होती है, यानी अर्थात जैसे एक देश है विकासशील देश, एक विकासशील देश है, वो किसी विकसित देश के साथ, किसी विकसित देश के साथ जब जुड़ेगा अर्थात वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहयोग करेगा, तो इन दोनों देशों का एक ही उद्देश्य होता है कि हम दोनों का आर्थिक समानता बनी रहे। अर्थात विकसित देश ये हमेशा चाहेंगे कि ये विकासशील जो देश है इसकी आर्थिक समानता हमसे बनी रहे, या हमारे द्वारा इसका विकास होता रहे और ये हमारी बराबरी में खड़ा रहे। ये एक पहला उद्देश्य है आर्थिक समानता। दूसरा उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन। एक और इसका उद्देश्य होता है वैश्वीकरण का कि जैसे कोई देश है, या हम अपना भारत ही ले लेते हैं, तो भारत में क्या है, जैसे हमने वैश्वीकरण की प्रक्रिया अमेरिका से अपनाई या चीन से अपनाई, तो क्या होता है वहां की जो कंपनियां आती हैं, थोड़ी देर के लिए हम दक्षिण कोरिया ले लेते हैं। दक्षिण कोरिया हमने लिया देश, इस दक्षिण कोरिया ने हमारे यहाँ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी को लॉन्च किया, यहाँ डाला, ठीक है। और इस कंपनी के माध्यम से बहुत बड़ा प्लांट यहाँ लागू किया, लगाया, और यहाँ पर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट निकाले, बढ़िया से मोबाइल सेट, सेलफोन निकाले, चिप निकाली, लैपटॉप निकाले, इस तरह के प्रोडक्ट इसने निकालने चालू कर दिए दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी। और इसने क्या किया, इस कंपनी ने भारतीय बाजार में भारतीयों को ही अपनी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय नियुक्त कर लिया। अब आप सोच सकते हैं, जब इस फॉरेन कंपनी ने, दक्षिण कोरिया की कंपनी ने हमारे यहाँ अपना बहुत बड़ा प्लांट लगाया और हमारे देश के लोगों को ही यहाँ इसने क्या किया, कर्मचारी नियुक्त कर लिया, तो क्या होगा, स्वाभाविक है उनको अच्छी सी सैलरी मिलेगी, अच्छा पाएंगे वो, और क्या होगा, गरीबी दूर होती जाएगी, अर्थात वो गरीबी से दूर होते जाएंगे और एक संपन्नता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो वैश्वीकरण का दूसरा बहुत बड़ा काम ये होता है कि वो एक दूसरे से मिलकर गरीबी दूर करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने आपको ये उदाहरण में बता दिया। तीसरा क्या है, विकास की ओर निरंतर बढ़ना। जब दो देश आपस में जुड़ते हैं वैश्वीकरण के माध्यम से, बिजनेस व्यापार के माध्यम से, तो उनका सबसे पहला एक उद्देश्य ये होता है कि वो दोनों देश अर्थात जितने भी देश एक दूसरे से वैश्वीकरण की क्रिया के माध्यम से जुड़े हैं, अपना और दूसरे का निरंतर विकास करते रहें, निरंतर विकास की प्रक्रिया की ओर बढ़ते रहें। हम आपको बता दें, एक हॉलैंड देश है, वहां आलू की किस्म बहुत अच्छी होती है। वहां की जो आलू की जो फसल होती है नंबर 1 की होती है। तो वहां से आपको बता दिया जाए, अच्छी वैरायटी की आलू हमारे देश में उनका जो बीज आता है, और क्या होता है, उनकी यहाँ खेती होती है और अच्छे मात्राओं में किसान फसल उगाते हैं, और फिर क्या होता है, ये धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया की ओर बढ़ते जाते हैं। और जो हॉलैंड है, वो हॉलैंड देश है, वो हमारी मदद भी करता है फसल उगाने में, कि आपको किस तरह से फसल उगानी है, किस तरह से बीज डालना है और किस तरह से किसानी करनी है। आपको याद भी होगा, न्यू हॉलैंड आलू आप लोग अच्छे से बोते भी हैं और अच्छा पैदा भी होता है। तो ये 3 हमने उद्देश्य बताया कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके 3 उद्देश्य हैं। इसी के अंतर्गत जो आपका वैश्वीकरण क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से भारत पर प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो इसके हमने 7 प्रभाव, यहाँ पर 7 प्रभाव लिखे हैं, जिसको मैं बारी से डिफाइन करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा और अपनी कॉपी और पेंसिल नोट करते जाइएगा। पहला है इसमें वैश्वीकरण के प्रभाव में, यह लिख सकते हैं 7 लिखे हैं, विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा। जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया लागू की जाती है तो विश्व के जो विकसित देश होते हैं उनके साथ क्या होता है, प्रतिस्पर्धा की
प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है, प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। आपको बताएं जैसे कि हमारा भारत है विकासशील देश होने के बावजूद क्या है, हम विकसित देशों से क्या करते हैं, अपनी स्पर्धा चालू रखते हैं। आप यहां पर आपको जानकर हैरानी होगी, भारत में चाय, जूट और मसालों आदि की खेती पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन क्या है, विकसित देशों की अपेक्षा हमारे भारत में किसानों को सरकार की ओर से सहायता कम दी जाती है। इसलिए क्या होता है, किसानों को विश्व के विकसित देशों के साथ स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। यानी प्रश्न ये उठता है कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ के किसान उपजाएं, जो भी फसल उत्पादित करें, वो जब कारखानों में जाए तो उनकी फसल को अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके, ऐसा हमेशा उनके साथ ये प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट क्या है, भूमिका निम्नीकरण होना। वैश्वीकरण के माध्यम से यहाँ पर अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी आने लगी। हम एक विकसित देश में रहते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। पहले टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी, तकनीक के बल पर हम लोग किसानी नहीं करते थे, खेती नहीं करते थे। लेकिन क्या हुआ, जब हमने वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई, दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध बने, तो उन देशों ने क्या किया, अपनी यहाँ की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ लागू की। एक चीज और कह सकते हैं, भारत में जब हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने लगे। धीरे धीरे जलभृतों में जो जल भरा हुआ था वो कम होने लगा, हमें अच्छे बीज नहीं मिलने लगे, तो क्या हुआ, स्वाभाविक था किसानों ने खेती करना बंद कर दिया। अर्थात क्या हुआ, भूमि का निम्नीकरण होने लगा और हम किसानी से दूर होते चले गए। तीसरा पॉइंट, व्यापारिक कृषि का किया जाना। व्यापारिक कृषि का किया जाना, भारत में प्रायः क्या होता है, हम विकसित देश के अपेक्षा हमारे यहाँ जो फार्मिंग होती है, खेती किसानी होती है, वो हम लोग अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, व्यापारिक कृषि का किया जाना स्वाभाविक है। तो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ के जो किसान होते हैं कुछ ऐसी फसल बोते हैं जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, पैसा मिल सके। जैसे कि हम जानते हैं हमारे यहाँ नकदी फसल जैसे हमारी गन्ना है, लोग काफी मात्रा में इसका जो है उत्पादन करते हैं और चाहते हैं कि ये हमारी जो गन्ना की फसल है अच्छी हो जाए और हम बहुत अच्छा लाभ पा सके। चाय है हमारी, इसको भी हम पैदा करते हैं, विश्व में दूसरा स्थान हमारा है चाय में, चीन के बाद। लेकिन क्या करते हैं, कुछ ऐसी फसल है जो नेसेसरी हमको नहीं होते, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था मक्का। यहाँ पर हमने आपको पहले बताया था मक्का जो है हम लाभ लेने के लिए हम व्यापारिक फसलों को बोते हैं, जैसे गन्ना है, चाय है, कहवा है, कॉफी है, इनको बोते हैं ताकि क्या हो, हमारे पैदा हो, उनको लाभ मिले। और मक्का की फसल बोना हम लोग भूल जाते हैं। इससे क्या करना पड़ता है, हमें मक्का का निर्यात करना पड़ता है दूसरे देशों से, और उससे क्या होता है, हमारी जो है वैश्विक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारी कृषि पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है 4 वाला, नवीन तकनीकों का प्रयोग। जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया लागू होती है, दूसरे देशों से हमारे संबंध बनते हैं, तो वहां की टेक्नोलॉजी जो होती है, नई नई तकनीकें होती हैं, वो हमारे देश में भी लागू हो जाती है। वहां की जो चीजें आती हैं हम उनका यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से खेती करना चालू कर देते हैं। एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। पहले हमारे यहाँ शंकुल बीज हुआ करते थे, शंकुल बीज, ठीक है, उनको हम बोते थे खेतों में। फसलें हमारी जैसे आज हो रही है उस ढंग से उस समय अच्छी नहीं होती थी, कम मात्रा में हम धन उगा पाते थे। बीज हम जो भी फसल होती थी उसके एवज में हमें कम धन प्राप्त होता था। लेकिन क्या हुआ, हम दूसरे देशों ने हमारे साथ क्या तकनीकों का प्रयोग किया और हमें संकर बीजों का हमारे यहाँ उद्भव हुआ। यानी संकर बीज हमें मिलने लगे जिन्हें हम हाइब्रिड कहते हैं, और उनका हमने उपयोग किया, उनको बोया और हमें क्या मिला, अच्छे से
जो है उनकी फसल हम उगाने लगे और पर्याप्त मात्रा में हमें उनसे क्या हुआ, धन मिलने लगा। पांचवा पॉइंट, सुधरे बीजों का प्रयोग। बहुत बड़े प्लांट लगे हैं, भारत में भी हैं, विदेशों में भी हैं, जहां पर बीजों को ले जाया जाता है, उन पर रिसर्च किया जाता है और उन्हें संकर अर्थात हाइब्रिड बीजों में परिवर्तित किया जाता है, जिनसे क्या हो सके, हम जो है अच्छे से फसलों को उगा सके। वैश्वीकरण के माध्यम से ये जो है ये हमारा पांचवा पॉइंट भी अच्छे से हमारे यहाँ लागू हो चुका है। छठा पॉइंट है विदेशी व्यापार में वृद्धि। जब हम दूसरे देशों से अपने संबंध बना लेते हैं तो वहां भी हम खूब अच्छे से व्यवसाय कर लेते हैं। जैसा कि आपको बता दिया जाए, हमारे यहाँ पश्चिमी सभ्यता का बहुत बड़ा प्रभाव है। हमारे देश में बना हुआ कच्चा माल पश्चिमी देशों जैसे इंग्लैंड आदि देशों में यहाँ से कच्चा माल जाता है, जिसका हमें दाम मिलता है और वहां से बने हुए प्रोडक्ट हमारे देश में वापस आते हैं और जिसका हम भरपूर मात्रा में उपयोग करते हैं। तो विदेशी व्यापार में भी वृद्धि मिलती है, हम अपना प्रोडक्ट उनको देते हैं और वहां की चीजें हम अपने देश में भी लाते हैं, इससे दोनों देशों को लाभ मिलता है। मशीनीकरण भी होता है, अर्थात दूसरे देशों से संबंध बनाने में हमारे यहाँ की जो खामियां हैं वो दूर होती हैं और मशीनीकरण में भी बहुत हमें लाभ होता है। पहले जमाने में खेती किसानी लोग बैलों से हल जोतते थे, अब क्या हुआ, दूसरे देशों से संबंध बने, ट्रैक्टर आ गए, हंसिया से रबी काटते थे, अब जो है हार्वेस्टर वगैरह आने लगी हैं, नई नई टेक्निक का प्रयोग करते हैं लोग। एक एक दिन में जो है एकड़ जमीन जो है रबी की फसल या दूसरी फसल को जो है अच्छे से मड़ाई कर लेते हैं। तो ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से मशीनीकरण भी हुआ है, जिससे किसानों को एक नई सुविधा का जो है नई सुविधा मिली है। एक बात और हम लास्ट में क्लियर करा देते हैं आपको कि जो वैश्वीकरण के प्रभाव होते हैं जो हमारे भारत देश में पड़े हैं, कोई जरूरी ही नहीं ये पॉजिटिव हो, ये सकारात्मक हो, ये निगेटिव भी हो सकते हैं, हो सकते नहीं, ये निगेटिव होते भी हैं, जिसके हम कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। मान लो हमारे देश ने पाबंदी लगा दी, निगेटिव कैसे, वैसे हमारा संबंध बहुत अच्छे इंग्लैंड से है, हम इंग्लैंड के साथ बहुत सारी चीजें लेते हैं, आदान प्रदान की संस्कृति हो, चाहे शिक्षा की हो या किसी भी प्रोडक्ट का आदान प्रदान अच्छे से करते रहते हैं। यहाँ के बने हुए पश्चिमी सभ्यता के अंतर्गत जो इंग्लैंड के बने हुए छोटे छोटे कपड़े जो हमारे देश में भेजे जाते हैं इंग्लैंड के द्वारा या हमारा देश वहां से मंगवाता है, तो क्या है, इन पर अगर हम प्रतिबंध लगा दें कि नहीं हम इस तरह के कपड़े नहीं पहनेंगे, अर्थात हमारे यहाँ बैन कर दिया जाए छोटे छोटे कपड़े पहनना, तो ये एक निगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। दूसरा हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं, हम गए अमेरिका, वहां की हमने अंग्रेजी मूवी अर्थात हॉलीवुड मूवी देखी और हॉलीवुड मूवी देखने के बाद हम यहाँ अपने भारत में आए और उस मूवी की स्क्रिप्ट को हमने बॉलीवुड की मूवी में डाल दिया। तो वहां के जो निर्देशक थे उन्होंने ब्लेम लगाया कि आपने हमारी मूवी का स्क्रिप्ट अपनी बॉलीवुड मूवी में डाल दिया है, तो क्या हुआ, इसका ये भी एक निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो कोई जरूरी नहीं वैश्वीकरण के अंतर्गत जो प्रभाव पड़े वो सकारात्मक ही हो, नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो ये हमारा वैश्वीकरण रहा। इसके आगे हम आपको अगली हेडिंग पढ़ाएंगे कि भारत में पैदा होने वाली एक फसल और उसकी भौगोलिक परिस्थितियां। तो अभी जो है थोड़ा आप 1-2 मिनट फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम ये आपको पढ़ाते हैं कि भारत में उत्पन्न होने वाली एक ऐसी फसल और उसकी भौगोलिक परिस्थितियां। तब तक के लिए क्लास, थैंक यू। हाँ स्टूडेंट्स, अभी हम आपको अध्याय 4 कृषि के अंतर्गत वैश्वीकरण पढ़ा रहे थे। उसी में एक प्रश्न है वैश्वीकरण के, आगे जरा बुक में देखिएगा आप लोग। अध्याय 4 जो था कृषि था और कृषि के अंदर वैश्वीकरण पढ़ाया था और 4 का जो नाम है कृषि है
उसके उसके आगे वाला जो प्रश्न है, भारत में उत्पादित एक फसल और उसकी भौगोलिक परिस्थितियां। इसके अंतर्गत हम आपको एक फसल पढ़ाने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। धान, इसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, किस ढंग से इसको पैदा किया जाता है, इसका जो मानवीय श्रम है या इसकी जो मिट्टी है, सारी डिटेल हम आपको यहाँ बोर्ड पर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे और आप अपनी कॉपी पर नोट भी करते जाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं धान की। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। विश्व में धान उत्पादित करने में भारत का दूसरा स्थान है। बहुत अच्छा पॉइंट है, हमेशा याद रखिएगा कि विश्व में भारत जो है सबसे ज्यादा धान उत्पादित करने वाला देश है। उसके बाद बात करते हैं भारत में सबसे ज्यादा धान अगर कहीं पैदा होता है तो हमारा पश्चिम बंगाल में धान पैदा होता है। ये भी पॉइंट आप अच्छे से लिख लीजिएगा, भारत में सबसे ज्यादा धान पश्चिम बंगाल पैदा होता है। उसका कारण भी हम आपको बता देते हैं, भारत पश्चिम बंगाल में एक सुंदरवन नाम का डेल्टा है जो गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है। वहां जलोढ़ मृदा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है और पानी की पर्याप्तता है, अर्थात पानी बहुत है, इस वजह से वहां धान काफी मात्रा में होता है। अब बात करते हैं भारत में उत्पादित एक फसल और उसकी भौगोलिक परिस्थितियों में। तो धान के बारे में बात करते हैं, हेडिंग हमने डाल दिया है। नंबर 1 है तापमान। हम क्या करते हैं, इस फसल को जब उत्पादित करते हैं तो हमें एक टेम्परेचर, निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर उससे कम टेम्परेचर हुआ तो हम क्या करते हैं, ये धान की फसल को अच्छे से उत्पादित नहीं कर पाते हैं। तो धान में बात करते हैं, धान में कम से कम 25 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर होना अति आवश्यक। उससे ज्यादा भी हो जाए तो काफी अच्छी बात है। यानी 25 सेल्सियस से अधिक क्या तापमान की आवश्यकता हमें पड़ती है। यानी जब हम इस फसल को उत्पादित करें तो उस समय क्या होना चाहिए, हमें कम से कम 25 सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। हमें नहीं, हमारी फसल को, धान की फसल को। दूसरे से बात करते हैं वर्षा। अभी हमने आपको बताया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्थान है जहां पानी की अधिकता है, काफी पैदा होता है धान वहां। तो हमें वर्षा अर्थात पानी की बात कर देते हैं हम। पानी की धान की एक ऐसी फसल है जो ये पानी में ही उगाई जाती है, अर्थात बीज बोया जाता है, पौधे उगते हैं और उनको रोपा जाता है। तो उसमें पानी की जो आवश्यकता पड़ती है हमको, पानी की जो है लगभग में 100 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, अर्थात 100 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता हमें होती है। यानी इस फसल को उत्पादित करने में हमें जो जल की आवश्यकता पड़ती है, वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, वो लगभग 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके अलावा बात करते हैं मिट्टी की। हमें इस फसल को उत्पादित करने में जो हमारे लिए अनुकूल मिट्टी है, जो इस फसल की अनुकूल मिट्टी है, वो पहली तो चिकनी मिट्टी, दूसरी चिकनी के साथ साथ दोमट मिट्टी भी बहुत उपजाऊ होती है। यानी पहली हमारी चिकनी मिट्टी, दूसरी चिकनी दोमट मिट्टी। इस मिट्टी में धान की फसल बहुत अच्छी होती है। हम एक बात और बता दें, ये मिट्टी इसलिए उपजाऊ होती है क्योंकि इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यानी इसमें अगर एक बार पानी भर दिया जाए तो कम से कम एक सप्ताह तक पानी इसमें बना रहता है और पर्याप्त मात्रा में पौधों को पानी मिलता रहता है। पानी ये मिट्टी सूखने नहीं देती है। दूसरा एक और इसका लाभ है, इसमें जो भी जैविक तत्व डाले जाते हैं, मिट्टी की कठोरता के कारण ये जैविक तत्व सीधे क्या होते हैं, पौधों को ही मिल जाते हैं। अर्थात जब ये जैविक तत्व डाले जाते हैं पौधों में तो मिट्टी क्या करती है, जल को हमेशा रोके रहती है और जल के माध्यम से वो पौधे उन जैविक तत्वों को, खादों को अपने अंदर अच्छे से जो है ले लेते हैं, अपना भोजन अच्छे से बना लेते हैं और पौधे बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट होते रहते हैं। तीसरा पॉइंट धरातल की बात करते हैं।
अभी हमने देखा इसमें 100 सेंटीमीटर हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, 100 सेंटीमीटर। तो क्या है, क्यारियां बनाई जाती हैं, छोटी छोटी ऐसी क्यारियां, ये खेत है मान लो, ऐसी क्यारियां बनाई जाती हैं इस तरह की, और इन क्यारियों में पानी भरा जाता है। इसके लिए क्या जरूरी है कि हमारा जो है धरातल होना चाहिए, अर्थात जो हमारा खेत होना चाहिए, खेत वो कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए, बिल्कुल समतल होना चाहिए। यानी जब हमारा खेत समतल होगा तो इन क्यारियों में हम अच्छे ढंग से पानी भर पाएंगे, और ये पानी हमारा कहीं भी जाएगा नहीं, सीधा सीधा हमारी फसलों को मिलता जाएगा, और क्या होगा, पौधे अच्छे ढंग से पानी को प्राप्त कर लेंगे। तो हमारी जो धान की फसल के लिए धरातल कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए, पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। और क्या है, लास्ट पॉइंट आपको बता दें, सस्ता मानवीय श्रम। भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर धान की खेती पर्याप्त मात्रा में होती है, जैसा मैंने आपको बताया, आपका पश्चिम बंगाल है, और असम है, आपका उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में धान की फसल होती है। तो इसके लिए क्या होते हैं, मजदूर भी इसको काटने के लिए, इसकी मड़ाई करने के लिए, इसकी निराई करने के लिए जो मजदूर होते हैं वो भी हमें सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। और इसके पौधों की जो दूरी होती है लगभग जो है 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है, इसको काटने में भी हमें ज्यादा समय नहीं लगता है, अर्थात 1-2 मजदूर समथिंग एक दिन में 1-1.5 एकड़ भूमि का जो है भूमि को काट सकते हैं, अर्थात फसल को काट सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे धान की फसल के लिए, ये मेन पॉइंट जो है आप ये इस तरह से जो हमने यहाँ पर हेडिंग डाल के बताया है, आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, और उस हेडिंग के अंतर्गत विस्तृत मात्रा में आप जो है क्वेश्चन को लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो एक बार हम रिमाइंड करा देते हैं, तापमान आपका 25 सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, वर्षा अर्थात पानी लगभग 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी हमारी जो धान की फसल है पानी काफी मांगती है, इसलिए क्या करेंगे हम 100 सेंटीमीटर तक कम से कम पानी होना चाहिए। मिट्टी की बात करते हैं, चिकनी या चिकनी दोमट मिट्टी, क्योंकि जल धारण करने की इसमें क्षमता काफी होती है, और जो जैविक खादें डाली जाती है वो सीधे पौधों को ही प्राप्त हो जाती है, अर्थात वो मिट्टी के अंदर नहीं जा पाती है। उसके अलावा क्या धरातल की बात करते हैं, इन क्यारियों में पानी भरा जाता है, अगर धरातल समतल नहीं होगा या ढालू होगा तो क्या होगा, पानी इधर उधर चला जाएगा और हमें हमारे पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, हमारा जो खेत हो वो समतल हो, और सस्ता मानवीय श्रम के बारे में क्या है, कुछ ऐसे स्थान है जहां पर मजदूर अच्छे से मिल जाते हैं, जिससे क्या है हमारी जो है फसल अच्छे से उगाती है। तो ये आपका अध्याय 4 पृष्ठ था, उसके अंतर्गत हमने आपको बता दें, इसी के आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू क्लास।